बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ अस्मा मुस्तफ़ा ख़ान एंड दिस इज़ आस्क अस्मा। आज का शो स्पेशल है, इसलिए स्पेशल है क्योंकि ना सिर्फ मुल्क तब्दीली की बात कर रहा है बल्कि हम अपने शो में तब्दीली की बात कर रहे हैं। चेंज की बात जब भी की जाए कहने में बहुत आसान, करने में बहुत मुश्किल, लेकिन ना सिर्फ आज शो में तब्दीली की बात हो रही है बल्कि इस शो के बाद से अगले हफ्ते से आपकी स्क्रीन पर भी तब्दीली आ रही है। आज हमारा आखिरी शो है, इसलिए हमने सोचा कि जब मेरी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, आपकी स्क्रीन पर चेंज आ रहा है, तो क्यों ना प्रोग्राम में भी कुछ चेंज की बात करें। ये आखिरी शो है, क्यों, कब, कैसे, ये तमाम बातें मैं आपसे प्रोग्राम के आखिर में करूँगी। इस वक्त मेरे साथ मेरी मेहमान मौजूद हैं। उनका नाम क्या है, वो क्या करती हैं, आपको जल्दी से बताती हूँ। आमना सिद्दीकी। आमना के बारे में ख़ास बात यह है कि जब आप पढ़ लिख रहे होते हैं तो आप पाकिस्तान में रहते हुए आपके कुछ एस्पिरेशंस होते हैं कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएँ। कराची में है तो IBA सर फहरिस्त होता है, लाहौर में हो तो लम्स सर फहरिस्त होता है। आमना लम्स गई, लम्स से ग्रेजुएट करके फिर आपका ख्वाब होता है कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज़ में काम करें। उनमें कुछ नाम सर फहरिस्त हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक ऐसा ही नाम है, कमाल इदारा, कमाल प्रोडक्ट्स। आमना ने वहाँ जॉब करना शुरू की, मगर उसके 5 साल के बाद, मतलब 5 साल में आपका करियर भी थोड़ा आगे चला जाता है, 5 साल के बाद उन्हें ये लगा कि मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ और करना है। और उस वक्त फ़ैसला किया कि मुझे फ़िटनेस इंडस्ट्री में जाना है और पर्सनल ट्रेनर बनना है। ये ताज़ा डिसीजन है और इसीलिए मुझे लगा कि आमना को शो में ज़रूर बुलाना चाहिए। थैंक यू एंड वेलकम टू द शो। नाइस टू बी हियर। क्या डिड आई से इट ऑल राइट? यस, ऐसे ही हुआ ना? बिल्कुल ऐसे ही हुआ, एग्जैक्टली, स्पॉट ऑन। तो आमना कब डिसाइड किया, पहले तो ये बताओ। एक्चुअली द डिसीजन जो था वो मेरे दिमाग में काफ़ी सालों से चल रहा है। सो एटलीस्ट आई थिंक 2 सालों से चल रहा है, बट इट टुक a lot of courage. I think 1 साल build होता गया courage, which actually led me finally कि ये decision लें। लेकिन back of my mind decision काफ़ी time से चल रहा था। क्या वो ऐसा टिपिंग पॉइंट था, मोमेंट था जब लगा कि बस अब नहीं तो उसके आगे नहीं हो सकता? I think it was basically मेरे टाइम का लाइफ, right? Like the exact time in my life जो मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही टाइम है। अगर मैं इससे ज़्यादा डिले कर दूंगी तो फिर मैं इधर ही रहूंगी। इससे पहले मुझे लगा था कि it's not the right time, मुझे और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। But this exact time in my life I thought that this is perfect. अब मैंने enough experience gain कर लिया है, I've developed enough skills. And if I delay this further तो फिर नहीं कर पाऊंगी। तो वो एक हिम्मत और एक जोश का वो झोंका आया and I was like it's just the right time to go ahead and do it. और साथ साथ कर रहे, अब आप पर्सनल ट्रेनर हो तो साथ साथ कर रहे थे ये काम थोड़ा yeah, exactly. I got into the industry 2 साल पहले, हल्का फुल्का शाम में क्लाइंट्स ले लिए, 1-2 क्लासेस ले ली, दोस्तों से बातचीत कर ली, पढ़ लिया इसके बारे में थोड़ा सा, और थोड़ी सी सर्टिफिकेशंस कर ली, कोर्सेज कर लिए। सो स्लोली यू हैव टू बिल्ड इट अप। मतलब आई वुडंट रिकमेंड कि आप फौरन एक प्लंज ले लें। देयर हैज टू बी एक लेवल की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, आई थिंक, बिफोर यू, और तैयारी बिल्कुल। अगर मतलब इट्स बिल्कुल एक करियर चेंज है, राइट? सो इफ़ यू हैव टू टेक दिस काइंड ऑफ डिसीजन तो देयर इज़ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लानिंग जो आपको इसमें डालनी पड़ती है। पहले फाइनेंसेस की प्लानिंग, फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, इंडस्ट्री नो हाउ, ये सारी चीज़ें गैदर करनी होती हैं ओवर टाइम, एंड देन इन द एंड इज जस्ट दैट करेज टू जस्ट गो अहेड एंड डू इट। हाउ डज इट फील, कैसा महसूस होता है? अमेजिंग। अगेन आई लव द कंपनी, मुझे वहाँ के लोग बहुत पसंद थे, मुझे मेरा काम बहुत पसंद था, लेकिन एक बस ये चीज़ होती है कि ये मुझे लॉन्ग टर्म नहीं करना है। मुझे वो चीज़ फाइनली मिल गई है जो मुझे लॉन्ग टर्म करनी है। हम में से बहुत सारे लोगों को शायद नहीं मिलती बहुत अरसे। एग्जैक्टली, मैं तो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह एवरी टाइम मुझे ये रियलाइजेशन होती है दैट आई फाउंड व्हाट आई वाज मेंट टू डू, जो नहीं होता बहुत लोगों के साथ। तो इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग जो ये मुझे मिली है। कभी ऐसा फाइनेंशियल कंपैरिजन जहन में आता था कि अच्छा अभी मुझे इतने सारे या इतने पैसे मिल इतने पैसे मिल रहे हैं और ये सारी आसाइशें हैं साथ में, क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब के साथ बहुत सारी लग्जरीज अटैच्ड होती हैं जिनकी कहीं ना कहीं शायद आदत पड़ जाती है। आप उस वक्त कहते हैं कि अच्छा क्या फ़र्क पड़ता है इससे और क्या फ़र्क पड़ता है इस मेडिकल अलाउंस से, बट वो एडिक्टिव होता है। आई एम लकी दैट वे बिकॉज मेरे लिए डिसीजन रिलेटिवली आसान था। बहुत लोग
लोग हैं जिनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो शायद ये ना कर पाएँ, राइट? बट फॉर मी अगेन, जैसे मैंने कहा, राइट टाइम इन माई लाइफ टू डू इट, वो बहुत ज़रूरी था. बट ऑफ कोर्स इट हिट अ लिटिल बिट. आई वांट टू नो कि जब छोड़ा कॉर्पोरेट करियर तो और जो चीज़ चुनी, तो क्या दोनों के फाइनेंशियल्स बराबर थे? So no. And you have to understand कि it takes some time. It takes when you're going into freelancing या आप अपना कुछ सेटअप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा एक टाइम आता है और वो लैग आता है, लेकिन फिर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखते हैं, राइट? आप लॉन्ग टर्म को देखते हैं, आप लॉन्ग टर्म ये देखते हैं कि ओके ये वाला टाइम थोड़ा सा रफ होगा, और रफ भी नहीं है एज सच. इट्स मोर दैट आप यू आर यूज्ड टू समथिंग और वो चीज़ ली जा रही है. इट्स नॉट लाइक कि मतलब यू नो सड़क पे आ गए, ऐसी सिचुएशन नहीं है एट ऑल इन फैक्ट. सो बट यही है कि मतलब व्हेन यू कम इनटू इट, इट टेक्स सम टाइम एंड यू हैव टू हैव दैट लॉन्ग टर्म माइंडसेट की बहुत ज़रूरत है इस टाइम. घर वालों का क्या रिएक्शन था? अम्मा अब्बा ने कहा क्यों भेजा इसको, क्यों इतना पैसे लगाए इसकी तालीम पे? Actually not at all. So very supportive, and I think that is the key thing. That was a major like एक driving factor था बहुत ज़्यादा, कि घर वाले बहुत supportive थे. कुछ so parents were supportive, और obviously जब मैं दादा दादी नाना नानी की बात करूँ, मतलब और बनने भी जा रही है पर्सनल ट्रेनर in the fitness industry जो बहुत एक नई चीज़ है. My nana was like जिम क्या होता है? So you know. So it was very difficult and different कि वो ये absorb करें कि you know in the fitness industry it's a very new industry, specifically in Pakistan. A personal training is बहुत एक different kind of और फिर भी हम जितने भी I think progressive और liberal हों, फिर भी हमारे घर की बेटी जाके ये काम कर रही है, हर चीज़ attached होती है. तो फिर दादा को समझा दिया कि जिम क्या होता है, आके देख लिया? नहीं, इस पे नहीं पहुंचे, लेकिन one day but now they're very supportive. This basically उनको नजर आ रहा है now how much happier I am. मतलब एक different kind of joy आ गई है, different kind of energy आ गई है मेरे अंदर. And because I'm a freelancer, दिन के वो वाले घंटे जो मैं ऑफिस पे होती थी, now I get to spend them at home. Like lunch for example, I get to have with my family by my choice, because I was like दोपहर में मुझे नहीं लेने क्लाइंट्स, राइट? आई वांट टू स्टे एट होम, और मुझे अपने फैमिली के साथ ये टाइम स्पेंड करना है. तो दैट वे आई गेट टू स्पेंड अ लॉट मोर टाइम एट होम while still building you know my experience. So it's a win-win situation for Brilliant. I'm glad कि आपने इतनी हिम्मत बांधी कि आप ये फैसला कर सके, and I wish you lots of luck. But एक चीज़ अगर आप आमना की बात से सीखना चाहें वो ये होगी कि हम बहुत दफ़ा हमसे भी जब गुफ्तगू होती है ऐसी, तो लोग कहते हैं कि नहीं हम साथ साथ नहीं कर सकते. You know, मुझे एक चीज़ ख़त्म करनी है और फिर दूसरी चीज़ शुरू से शुरू करनी है. और मेरा हमेशा से ये डिबेट रहा है कि अगर आपका दिल है किसी चीज़ में तो आप साथ साथ कर सकते हैं. आपका स्केड्यूल जितना भी क्रेजी हो, आप 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हफ्ते में निकाल लेंगे उस काम को करने के लिए जिसमें वाकई आपका दिल है. क्योंकि आई फील इस चीज़ से अगर आप साथ साथ कुछ बिल्डअप करते हैं तो फैसला लेना आसान हो जाता है. आपको नज़र आ रहा होता है आप छलांग का मार रहे हैं, आपको एक काला कुआं नहीं नज़र आ रहा होता. थैंक्स अगेन आमना, लॉट्स ऑफ लक. आई थिंक आई शुड कॉन्टैक्ट यू फॉर सम पर्सनल. Why not? Let's do that talk. एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे. एक बार फिर आपकी मुलाकात कराएंगे मुजम्मिल हुसैन से, जो कि हमारे बहुत ही कमाल डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं. उन्होंने भी एक ऐसी छलांग मारी, बहुत कुछ पढ़ लिख के, वर्ल्ड बैंक के साथ काम करके टुक अ प्लंज. आज माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत कामयाब हैं. एक ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे मुजम्मिल से. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आस्क अस्मा, और आज हम बात कर रहे हैं चेंज की. कितना मुश्किल है कोई भी तब्दीली अपनी ज़िंदगी में लाना, और ख़ास तौर पर जब ये तब्दीली आपके करियर से जुड़ी हुई हो. इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियो से सैयद मुजम्मिल हसन ने. मुजम्मिल का नाम आप ज़रूर जानते होंगे. अगर आप डिजिटल मीडिया से कनेक्टेड हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप मुजम्मिल को ना जानते हो. हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, डिजिटल मीडिया कंटेंट क्रिएट करते हैं, कमाल कंटेंट क्रिएट करते हैं. और मुजम्मिल हमेशा से ये नहीं थे. इस फील्ड का मज़ा ये है कि ये फील्ड आज से 5-6 साल पहले नहीं थी. सो वो लोग जिन्होंने अपने सेटल करियर्स को छोड़ के इस चीज़ के अंदर छलांग मारी और सोचा कि ये अब उनका कैनवस होगा, उन्होंने ये कैसे किया? आई थॉट नो वन अदर देन मुजम्मिल कुछ शेयर इट बेटर. आइए बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल. Assalamu alaikum Asma, thank you for having me on the show. Thank you for taking the time out for this. Like I said मुजम्मिल, जो काम अब आप फुल टाइम करते हैं वो आज से कुछ साल पहले एग्जिस्ट नहीं करता था. बिल्कुल. How did you कैसे अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया इस करियर के लिए?
So I think I basically मैं तो stumble upon किया था इस करियर पे। मैं Facebook यूज करता था, मुझे बस क्रिएटिविटी का शौक था, तो मैंने एक पेज बना लिया फेसबुक के ऊपर और उसमें मैं तस्वीरें खींच के डाला करता था। वही तस्वीरें आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब पे बाहर के लोगों को देख के हमने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। प्योरली पैशन प्रोजेक्ट था। वो फिर इवेंचुअली जब वो एक इंडस्ट्री में शिफ्ट हुआ और उसमें फिर मोनेटाइजेशन आ गई, पेमेंट्स आना शुरू हो गई, तो फिर वो एक पोटेंशियल करियर चॉइस उभरती हुई सामने नजर आना शुरू हुई। और वो क्या, इससे पहले क्या कर, जब साथ साथ आप फेसबुक पे तस्वीरें डाल रहे थे तो उस वक्त और ज़िंदगी में क्या हो रहा था? वो यू एक्चुअली किसी करियर को फॉलो कर रहे थे, कुछ काम शाम कर रहे थे, या उस वक्त कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे? नहीं, मैं उस वक्त मैं कॉलेज में था। आई वाज इन फास्ट, मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था। सही। और साथ में पार्ट टाइम वर्ल्ड बैंक में एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा था। तो मैं डेवलपमेंट सेक्टर, लाइक देयर वाज अ वेरी डिफरेंट फील्ड। साथ कंप्यूटर साइंस की मैं पढ़ाई तालीम हासिल कर रहा था और साथ फेसबुकिंग कर रहा था, जो कि पेरेंट्स मेरे उस टाइम कहते थे कि भाई टाइम ज़ाया, क्या टाइम ज़ाया कर रहे हो तुम। तो जब ये सोचा कि मुझे फुल टाइम इसको करियर बनाना है, उस वक्त जॉब शॉप चल रही थी साथ में? जी बिल्कुल। सो मैं एज अ डेटा कंसल्टेंट काम कर रहा था टेराडेटा में। ओके। अगेन प्योरली आईटी की फील्ड थी और मेरी शादी भी हुई हुई थी। सो इट्स नॉट लाइक एक सिंगल आदमी के लिए फिर भी समवॉट एक बेहतर इजियर डिसीजन होता है। बिल्कुल। लेकिन जब आपकी शादी होती है तो एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पर होती है, तो उसकी वजह से डेफिनेटली द डिसीजन वाज डिफिकल्ट। उसमें ये बात जरूर थी कि माय वाइफ वाज वेरी वेरी सपोर्टिव, लेकिन ये कि ऑब्वियसली उस टाइम वो काम कर रही थी, शी इज अ डेंटिस्ट, सो शी वाज वर्किंग एट अ हॉस्पिटल, तो वो 40,000 रुपए तनख्वाह थी। और हमें पता था कि अब अगर फॉर एग्जांपल कुछ नहीं काम लगा तो 40,000 रुपए में महीना गुजारना वो एक एक पूरा वो था कि किस तरह होगा। मैंने सोचा था ये पूछूंगी, बट आई डिडंट नो अप्रोप्रिएट होगा कि नहीं, पर आपने खुद तनख्वाह मेंशन कर दिया है। तो जब सोचा कि मुझे ये डेटा एनालिस्ट की नौकरी छोड़नी है, उस वक्त आप फेसबुक या सोशल मीडिया के और फोरम से कुछ पैसे कमा रहे थे? नहीं, सो मैंने बेसिकली 2010 से 2015 पे मैंने प्रॉपर काम किया था। उसके बाद फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, तो मैंने फिर उस वक्त छोड़ दिया हुआ था। और फिर उसके बाद मैंने 2019 में आफ्टर क्विटिंग माय जॉब वापस इस फील्ड में स्विच किया। और वो जो 2010 से 15 तक आप कह रहे हैं मैंने प्रॉपर इस फील्ड में काम किया, उस टाइम पे कुछ पैसे बन रहे थे इससे? जी, सो हम लोग जो थे ना, मैं था 3-4 और क्रिएटर्स थे जो कि नए नए उस टाइम पे जिन्होंने कंटेंट बनाना शुरू किया था। तो वो ऐसा था जिसमें हमें लड़ाई करनी पड़ती थी। मतलब हर किसी को समझाना पड़ता था कि ये एक चीज है, इस पे भी कुछ हो सकता है। जो आज पैसा बन रहा है उसका तकरीबन आप समझ लें 1/10 पैसा बनता था। आई वांट टू नो कि उस वक्त कितने पैसे बनते थे, क्योंकि आपके पास एक एवरेज राइट, सो एक एवरेज वीडियो जो है वो 30,000 40,000 रुपए फुल, जिसे कहते हैं ना 2 हफ्ते का शूट वाली वीडियो। लेकिन ये क्या, आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने अल्लाह का शुक्र है कि इवन उस टाइम के ऊपर आई मेड इनफ मनी टू फंड माय एजुकेशन फॉर एग्जांपल। अच्छा, एक्सीलेंट। एंड तो उस वक्त मतलब उस टाइम भी इंडस्ट्री उभर रही थी, लेकिन ये कि हम लोगों ने अपॉर्चुनिटीज उस वक्त निकालना शुरू कर दी हुई थी। सही। यानी एक ऐसा इंसान जिसने ये काम ट्राई आउट किया था, इसका बेनिफिट देखा था, फिर छोड़ दिया, प्रॉब्ली ये सोच के कि ये सब तो मैंने पढ़ा लिखा नहीं है, मैंने जिस चीज़ पे अपने पैसे लगाए हैं वो डिग्री कोई और है, फिर उसमें नौकरी शुरू कर दी और फिर शादी हो गई और जिम्मेदारी के बाद ये फैसला करना पड़ा कि अच्छा लेट्स गो बैक टू व्हाट आई वाज डूइंग। क्या सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? घर वालों को समझ आ जाती थी अब कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं? अच्छा, सो घर वालों को ना, मैं आई विल बी ऑनेस्ट, घर वालों को स्टार्ट में समझ नहीं आती थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली रिस्क अवर्स होते हैं, तो वो चाहते हैं, वो चाहेंगे कि बच्चे को मिनिमम रिस्क में काम चले ऑब्वियसली। और मैं सबसे छोटा था, बड़े भाई थे, उन सब ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई थी, तो वो उसके हिसाब से उन्होंने सोचा कि जी कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जा रहा है, कंप्यूटर साइंस करेगा तो एक पाथवे टू सक्सेस, सीमिंगली पाथवे टू सक्सेस नजर आ रहा था। लेकिन ये क्या आहिस्ता आहिस्ता वो जब आपकी पहली टीवी अपीयरेंस होती है या पहला पे चेक आता है या पहली दफा आप जो है ना किसी पब्लिकेशन में पब्लिश होते हैं, तो पेरेंट्स को समझ आना शुरू हो जाती है। उन्हें शायद समझ नहीं आ रही होती, पर उन्हें ये समझ आ जाती है कि कुछ ढंग का कर रहा है, क्या कर रहा है ये नहीं पता। एब्सोल्युटली लाइक वो स्टार्ट में मैं 2013-14 में बोलता ना कि मैंने ये फुल टाइम करना है, तो उन्होंने मुझे प्रॉब्ली कहना था कि बेटा मतलब क्या कर रहे हो ना। लेकिन उस टाइम पे फिर उनको ये होता है कि नहीं ठीक है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, आपको एक अच्छा पे चेक आ गया ना, फिर उन्होंने कहा यार ये निकाल लेगा, ही इज समवॉट स्मार्ट इनफ टू डू इट।
तो मुज़म्मिल, बहुत सारे देखने वाले कश्मकश में होते हैं। आई नो, आप भी जानते होंगे इतने सारे नौजवानों को जो कहते हैं कि हमें ये जो कर रहे हैं वो नहीं करना, लेकिन हिम्मत नहीं होती वो करने की जो उनका दिल कहता है, और शायद जो कभी हिम्मत कर लेते हैं कभी कभी बहुत बड़ी ठोकर भी खा लेते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? क्या कहना चाहेंगे? क्या चीज़ें वो पहले देखें छलांग मारने से पहले? कौन सा मोमेंट सही मोमेंट होता है छलांग मारने के लिए? छलांग मारने के लिए आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और मैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर तो मेरी प्रोफाइल जो है वो है ही बहुत ज़्यादा इस तरह से, जिसमें मैं कम्युनिटी को हेल्प करता हूँ, स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली हेल्प करता हूँ कि हाउ कैन यू नो लिव अ मोर पैशनेट लाइफ। क्योंकि इसमें मैं इस चीज़ को जरूर कहूँगा कि पैशन और प्रोफेशन जो है ना वो हमारी सोसाइटीज़ के अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत अलग अलग है। हमारे स्टूडेंट्स को, नौजवानों को ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि तुम ये चीज़ कर लो, बस एक दफ़ा ये यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करो, इंजीनियरिंग करके ग्रेजुएट कर जाओ, उसके बाद यू नो जिंदगी सेट हो जाएगी। इवन दो शायद वो आर्ट की तरफ जाना चाहते थे या वो डॉक्टर बनना चाहते थे या जो भी वो करते थे। मेरा इसमें पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप डायरेक्ट प्लंज ना लें। मतलब अगर आप ऐसा करें कि आप ऐसे ही बिल्ड करें टुवर्ड्स व्हाट योर ड्रीम इज। क्या देखना आप चाहते हैं कि लोग आपको कहाँ फॉलो करें? क्या कुछ नया हो रहा है? मैंने एक आपका पॉडकास्ट देखा था कि वो एक नया आया था, व्हाट्स गोइंग ऑन? एक तो मैं प्राइमरी चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो ये है कि जिनके सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग देखते भी हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को शिकायत भी होती है कि कोई जिसे कहते हैं ना पढ़ा लिखा कंटेंट नहीं आ रहा, राइट? हमारी ये स्टडी ये कहती है कि हमारा जो 2020 और 2021 है, दैट इज दीज आर 2 years जिसके अंदर द राइज ऑफ पढ़ा लिखा कंटेंट ऑन डिजिटल मीडिया आएगा। और पढ़े लिखा कंटेंट से एब्सोल्युटली, एंड पढ़े लिखे कंटेंट से मुराद जो है ना वो है वैल्यू एडेड कंटेंट। हम एक जॉनरा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इट्स कॉल्ड इंफोटेनमेंट। तो आप एंटरटेनमेंट को इस्तेमाल करके कैसे लोगों को, मतलब आपने जो चीज आप बना रहे हैं वो एंटरटेनिंग है, लेकिन उसमें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। सो इसमें हमने एक पहला जो हमने स्टार्ट किया अपना प्रोग्राम, इट्स कॉल्ड काम की बात। हमने जून में स्टार्ट किया था। इसमें हम वीकली एपिसोड्स लेकर आते हैं जिसमें हम लोगों को डिफरेंट चीज़ें सिखाते हैं। जिस तरह हम इकोनॉमी सिखाते हैं, हम प्रिविलेज सिखाते हैं, हमने यूनिवर्सिटी की बात की, हमने फेमिनिज्म के बारे में बात की, लेकिन वो ऐसे तरीके से बात की कि जो कि लोगों को तरीके से सुकून से चीज़ समझाई जा सके, बजाय इसके कि उनको पुश अवे करें पहले या उनको डांटें या उनको गुस्से से बात करें। एक सिंपल, और वो भी डेटा ड्रिवन, ओपिनियन नहीं, डेटा ड्रिवन कि जी साइंस क्या कहती है, एक्चुअल डेटा क्या है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये चीज स्टार्ट की थी। हमारा पहली जो वीडियो थी दैट हैड 3.5 मिलियन व्यूज एंड कंसिस्टेंटली हम 500,000 to 1 million व्यूज जा रहे हैं, व्हिच शोज अस कि जो ऑडियंस है दे वांट दिस सॉर्ट ऑफ कंटेंट। एंड नाउ वी आर प्रोजेक्टिंग दिस टू गो इवन फर्दर। आगे अब नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे ज्योग्राफी के चैनल्स आएंगे, आप देखेंगे कि जी साइंस के चैनल्स आएंगे। एक बड़ा अच्छा नया क्रिएटर आए हैं डॉक्टर साहब के नाम से यूट्यूब पे, ही हैज लाइक 1,000-1,500 फॉलोअर्स राइट नाउ, लेकिन उनका आप कंटेंट देखें, ही इज अ सुपरस्टार ऑफ टुमारो। वो बैठ के सिंपल चीजें आपको सिखा रहे हैं, फ्लू कैसे होता है, यू नो डेंगू से क्या होता है, और उसकी साइंस समझा रहे हैं पीछे। तो एक तो ये मेजर प्रोजेक्ट है जो कि हमारा चल रहा है। साथ ही दूसरा जो एक हमने एक नई चीज स्टार्ट की है, वो एक पॉडकास्ट स्टार्ट की है विद पीपल हु आर रनिंग द अफेयर्स इन पाकिस्तान। सो यू नो पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, यू नो कॉर्पोरेट हेड्स, ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान के मेजर डिसीजंस लेते हैं, उनके साथ 1 घंटा बैठकर सिर्फ उनका जहन समझना, ताकि जो आज का नौजवान है ना वो उनकी एक्सपर्टीज से सीख सके। आप उनसे शायद एग्री करें, आप उनसे डिसएग्री करें, बट आप उनके एक्सपीरियंस को जरूर सुनकर कुछ ना कुछ सीख सकते हैं अपनी जिंदगी में, जिससे आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो ये अभी मेरा दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है। बाकी 2-3 और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बट आई लाइक फॉर दैट टू रिमेन होल्ड ऑन टू दैट। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल, ना सिर्फ शो में आने के लिए बल्कि फॉर डूइंग व्हाट यू डूइंग। आई थिंक बड़ी उम्मीद देते हैं पाकिस्तान के नौजवान को, एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। वापस आपने ज़रूर आना है, इसलिए क्योंकि ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी 2 ख़ास मेहमानों से, और ये वो मेहमान हैं जिन्होंने हमें रीच आउट किया हमारे कुछ शोज़ के चलने के बाद। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। वापस आपने ज़रूर आना है क्योंकि ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊँगी कुछ ख़ास। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा, और आज का एपिसोड ख़ास इसलिए है क्योंकि ये हमारा आखिरी एपिसोड है। आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया था चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे। ये प्रोग्राम मेरे दिल के बहुत करीब था। जितने भी मैंने प्रोग्राम्स किए उसमें कुछ प्रोग्राम्स हैं जो स्टैंड आउट करते हैं। दिस प्रोग्राम डेफिनेटली स्टैंड्स आउट इन माई माइंड एंड इन माई हार्ट। आपको एक झलक दिखाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ थे इस प्रोग्राम में, अकरम खान, जिन्होंने हमें शिकागो से ज्वाइन किया था। आपको ज़रा याद कराते हैं कि अकरम ने हमारे साथ क्या बात की थी। But he used to come and touch me, है ना,
जो कि नहीं करना चाहिए बच्चों के लिए। और then he used to reassure me कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये किसी को बताना नहीं है, ये दिस इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, है ना। और वो कहता था कि अगर तुम बताओगे तो तुम्हें मैं मारूंगा। यानी आपको डराता धमकाता था कि तुम्हारे साथ मैं जो सब कर, हाँ डराता, बिल्कुल डराता, ये तुमने किसी को बताना नहीं है। बिल्कुल। अकरम की ये कॉल ना सिर्फ अकरम के लिए शायद बहुत मुश्किल थी, मगर ये कॉल, इस पे बात करना और इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर बहुत ज़रूरी भी था। इस कॉल के बाद अकरम के साथ मेरा एक बहुत मज़ेदार सा रिश्ता बन गया और अकरम बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी की मज़ीद बातें भी मुझे उन्होंने बताई और ये भी शेयर किया कि उनके आगे क्या प्लान्स हैं। लेकिन कुछ दिन पहले अकरम ने मुझसे शेयर किया कि इस कॉल पे आना और हमसे इतना खुल के बात करना, इसका उनकी अपनी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। एंड आई थॉट आई मस्ट इन दिस शो स्पेशली आई मस्ट इनवाइट अकरम वंस मोर, उनकी नींद ख़राब करें एक बार फिर और ज़रा बात करवाएं आपसे अकरम की। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकरम। वालेकुम अस्सलाम अस्मा। बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमसे बात करने के लिए। कैसे हैं आप? Alhamdulillah, I'm much better now. Alhamdulillah, it was. You can see from my voice, it's not that sad voice. It's a more of a content person, you know. It's a happier voice. It's a happier voice. अल्हम्दुलिल्लाह। अकरम, कुछ दिन पहले जब आपने शेयर किया तो मुझे लगा कि आज के इस शो में आपका होना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये जितने शोज़ किए हैं आस्क अस्मा की सीरीज़ में, मेरा माय फेवरेट शो इज़ दैट शो। उस शो में ना सिर्फ आप थे बल्कि हमने एक वर्कशॉप की थी, उसमें मेरी अपनी बेटी भी थी, तो शायद इसलिए ज़रा ज़्यादा ख़ास है, मगर इसलिए भी क्योंकि उस शो के बाद जितनी कहानियाँ मुझ तक पहुँची और आपकी कहानी ने जितनी लोगों के ऊपर असर किया, मैंने वो इमेजिन नहीं किया था। आपका खुद अपने लिए कैसा एक्सपीरियंस था अपनी इतनी बड़ी बात को इतनी सारी दुनिया के सामने बयान करने का? To be honest, Asma, I was a little apprehensive in the beginning. थोड़ा सा मुझे हिचकिचाहट थी because of the fact that I was opening up and being a male person. It was very, very hard, and I thought about it when we initially talked about coming on the show. Yeah. Then I decided कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. I have to open up and मेरे खुलने से, मेरे बात करने से अगर किसी को मैसेज चला जाता है अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। एंड maybe I think Allah has put me in this path because of that I can save some people, some children. Yeah, but how आपके लिए अपना क्या चले? मैसेज तो एक तरफ, दुनिया को इम्पैक्ट करना एक तरफ, खुद आपने कैसा मैसेज किया? मेरे लिए Asma, to be very honest, मेरे लिए this process is a continuing therapy. You see, this was a very therapeutic for me and बहुत ज़्यादा, I'm sorry, मुझे उर्दू का वर्ड थेराप्यूटिक में नहीं समझ आ रहा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए अच्छा, I feel very confident. थैंक्स अगेन अकरम। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे एक और पर्सनालिटी से। अगेन उनका भी रिश्ता हमारे शो के साथ कैसे बना और उन्होंने क्या फैसला किया तब्दीली का, इस शो को देखने के बाद यू कैन वॉच दैट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ऐसी वालदा से जिनकी बेटी बहुत कमाल है। आप उनको हमारे शो में देख चुके हैं, उनकी बेटी को। अगर आपको याद हो, हमारा क्लाइमेट चेंज पे प्रोग्राम था, उसमें एक बच्ची आई थी 8 साल की ईमान, और उसने धूम मचा दी। मुझे उस शो के बारे में, उस स्पेसिफिक सेगमेंट के बारे में पता नहीं कहाँ से मैसेजेस आए, लोगों ने वो क्लिप निकाला, हमारा जब शो डिजिटल मीडियम पे गया और क्लिप निकाल के मुझे भेजा कि हु इज़ दिस किड एंड वेयर डिड यू गेट दिस किड फ्रॉम। उसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, उसमें इन वालदा का कमाल था। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं जुनैरा से। अस्सलाम वालेकुम जुनैरा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच।
for being on the show and for giving us ईमान before yourself. Most welcome. लेकिन आज हमने जुनैरा को इसलिए बुलाया है क्योंकि जब ईमान हमारे शो में आई और मैंने ऐसे ही कैजुअली ईमान से पूछा कि ईमान आप किस स्कूल में जाती हैं, तो उसने मुझे बहुत कहा कि मैं आपको आहिस्ता से बताती हूँ कि स्कूल्स की क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है ना वो बड़ा नीचे जा रहा है, इसलिए अब मैं होम स्कूल मुझे किया जा रहा है। और फिर जुनैरा ने मुझे उसी वक्त बताया कि आपको पता है हमने होम स्कूलिंग का फैसला कब किया। एंड आई सेड बड़ा कैजुअली, आई सेड कब? तो जुनैरा ने कहा आपका शो देखने के बाद। एंड आई फ्रीक्ड आउट क्योंकि मुझे लगा कि इतना बड़ा फैसला है। Exactly. और किसी ने अगर शो देख के अगर ये सोच थी भी तो वो डिसीजन ले लिया। that was a decision making point actually. हम सोच रहे थे उस पे बहुत अच्छे से कि क्या करें, मगर when we saw people coming over there and success stories as well, so we decided कि जब ये लोग कर सकते हैं तो why can't we? Oh my God. So, ये फैसला ज़्यादा आपका था या मियाँ का था? हम दोनों ने मिल के किया फैसला। दोनों ने कहा कि ठीक है। And then we made ईमान watch the video clips. अच्छा। उसने देखा, उसने कहा जब इतने सारे लोग कर रहे हैं तो why can't we do that? And we decided to homeschool her. It was just a decision taken in a day. Oh wow. Yeah. आप अभी भी सुना रही हैं तो मेरी जान निकल रही है क्योंकि मुझे लगता है जब आपके बच्चे होते हैं तो उनकी एजुकेशन एक आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अलग सी अहमियत ले लेती है। और ये आप तभी समझ सकते हैं जब आपके यहाँ बच्चे हों और उनकी तालीम का सिलसिला शुरू हो और फिर उसको इस तरीके से रोक के एक अनकन्वेंशनल काम करना एक बहुत बड़ा फैसला है। आई होप यू नेवर रिग्रेट इट। नो, वी आर एंजॉयिंग आवर टाइम। और उसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर था, पीयर प्रेशर और सोसाइटल प्रेशर। क्या कर दिया, बच्ची को निकाल दिया स्कूल से। लोगों का तो ये मानना है ना कि आपने स्कूल से निकाल दिया तो समझे कि आपने उसकी तालीम खत्म कर दी। बिल्कुल, इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने ईमान को भी रिसेंटली फॉलो करना शुरू किया है, पर मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ अरसे में मे बी शायद उसमें इस चीज़ का हाथ हो कि अब वो स्कूल नहीं जा रही, कि शायद वो ज़्यादा काम कर रही है अपने एरिया में। इज दैट करेक्ट? जी, उसको बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है। ना सिर्फ वो अपने एक जो करियर है उसको वो परस्यू कर पा रही है, बल्कि उसके अंदर जो हमने पॉजिटिव चेंज देखा है, शी इज़ हैविंग अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। She was into a very mainstream school. I won't take the name of the school for sure. हम उस स्कूल के खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम जनरल स्कूलिंग की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ये कि दे वांट द फिश टू फ्लाई एंड एन ईगल टू स्विम। तो वो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। ऑल्दो शी वाज परफॉर्मिंग वेरी गुड इन स्कूल। और किस क्लास में थी अभी ये? शी वाज इन ग्रेड 4। ग्रेड 4 में थी, ओके। तो फिर एक ना आपको पता है पेरेंट के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि ब्रांडेड स्कूल की फैक्टिंग फ़ी को आपको जस्टिफाई करना होता है। तो उसके लिए आप बच्चे पे जब वो 3 बजे स्कूल से आ रहा है उसके फ़ौरन 1 घंटे बाद उसको पढ़ाने बिठाना है कि पढ़ लो जी, क्योंकि यू हैव टू इन अ वे जस्टिफाई कि आप इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं जी, बड़ा अच्छा ब्रांडेड स्कूल है, तो बच्चे ने जी इतना लेवल में इतने एज लेके आने। तो वो सारा कुछ जो है वो फिर उसके पास रूम नहीं बचता कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर में परफॉर्म कर पाए। एग्जैक्टली, रियल लाइफ स्किल्स नहीं सीख पाते बच्चे। तो आपको लगा कि जब से उसने स्कूल छोड़ा है तब से ज़्यादा वक्त मिल रहा है? सबसे ज़्यादा वक्त मिल रहा है। शी इज़ डूइंग वेरी वेल। आपके लिए मुश्किल तो नहीं हो रही बिकॉज एक छोटा बेबी भी है? मेरा छोटा बेबी भी है, देन आई रन अ बिजनेस एज वेल। यस। तो जिन सोफों पे आप मुझे बैठा हुआ देख रहे हैं, जिस सोफे पे, दैट्स डन बाय जुनैरा। दिस सेट फर्नीचर इज डन बाय जुनैरा। अच्छा, हो रहा है सब कुछ ठीक? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जब मैंने अपनी अम्मी को कहा तो मैं इस तरह सोच रही हूँ तो उन्होंने कहा खबरदार ऐसी बात की, जो वर्किंग वुमेन होती है ना वो नहीं मैनेज कर सकती। नहीं, ये एक सिर्फ मिथ है ना, उसमें आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। क्योंकि आप अपने टाइम से हर चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं। आई थिंक मेरे शो ने शायद आपको हिम्मत दी हो ये फैसला करने में, लेकिन मेरी हिम्मत आपसे बंधी है। पर थैंक यू सो मच जुनैरा, बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। इट्स आपके सोफों पे बैठ के ये शो करना हैज बीन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप दे आर कंफर्टेबल। ओह, दे आर वेरी कंफर्टेबल। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। कीप वॉचिंग आस्क अस्मा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, मेरा ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे जा रहा है। जिस तरीके से आज हमने प्रोग्राम में देखा कि ज़िंदगी में तब्दीली आती रहती है। इट्स ऑलवेज़ गुड टू चेंज इन लाइफ। हाँ, कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जो आपको बहुत पसंद होंगे, कुछ चेंजेस आपको नहीं पसंद होंगे। 26 एपिसोड्स पहले जब ये शो मैं डिज़ाइन कर रही थी तो मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि मैं वही कंटेंट करूँगी, और ये वादा मेरा हमेशा से रहा है जब से मैं मीडिया में आई हूँ। मोस्टली पूरा भी किया है कि वही कंटेंट करूँगी जिस कंटेंट को करके मुझे सेटिस्फैक्शन मिल सकेगी, जिस कंटेंट को करके मुझे तस्कीन मिलेगी। मैं सच बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी, और ऐसी बात करूँगी जिस बात को करने के बाद लोगों की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ सकती है। हाँ, ये डिबेट बड़ी लंबी हो सकती है कि एक शो से कितने लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, लेकिन इसकी मिसाल बिल्कुल वैसी है। वो कहानी मैं बहुत दफ़ा सुनाती हूँ, आई थिंक इधर नहीं सुनाई शायद, कि वो एक दफ़ा साहिल समंदर पे एक खातून बैठा करती हैं हर इतवार को। तो वो उनके पास कोई एक चीज़ होती है, हम दूर से नज़र नहीं आती कि क्या कर रही हैं, दूर से नज़र आता है कि खातून बैठी हुई हैं। तो एक और खातून होती हैं जो उसको, उन खातून साहिबा को, बड़ी साहिबा को हर इतवार को देखती हैं कि वो कोने पे बैठी हुई हैं और किसी काम में मशगूल हैं। सो एक इतवार वो कहती हैं कि चलो जाके देखती हूँ कि ये कर क्या रही हैं। तो करीब जाती हैं तो देखती हैं कि बड़ी साहिबा जो हैं वो ऐसी नहीं बैठी हुई, उनके पास एक छोटा सा पिंजरा है जो कि नीचे पड़ा हुआ है। उस पिंजरे में टर्टल्स हैं और वो टर्टल्स घूम रहे हैं 3-4 उस पिंजरे के अंदर, और एक टर्टल जो है वो उनके लैप पे है और उनके हाथ में एक ब्रश है जिससे वो उस टर्टल की स्किन को कुछ साफ़ कर रही हैं। तो वो करीब जाके उनसे पूछती हैं कि आप अगर माइंड ना करें, है तो आपकी अपनी ज़िंदगी, लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ आप कर क्या रही हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा वो ये जो कछुए होते हैं ना, इनकी जिल्द के ऊपर जब ये एल्गी, ये समंदर के पानी की वजह से वो चीज़ें चिपक जाती हैं तो उनकी स्किन पे सनलाइट नहीं पहुंच पाती, और जब सूरज सही तरह, सूरज की शुआएं उस कछुए की जिल्द पे नहीं पहुंच पाती उसकी स्किन पे, तो वो सही से स्विम नहीं कर सकता, वो सही से तैर नहीं सकता। तो वो लड़की ये सुन के कहती है कि बात तो ये आपकी बड़ी कमाल है, आपका कितना अच्छा दिल है, लेकिन मुझे ये बताएं, ऐसे हज़ारों कछुए दुनिया भर के समंदरों में घूम रहे हैं, उनकी कोई जिल्द तो बैठ के ब्रश से साफ़ नहीं कर रहा। तो आपकी नीयत जितनी भी अच्छी हो, ये जो आप रोज़ इतवार को 3-4 कछुओं की जिल्द को साफ़ करती हैं, इससे दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो मुस्कुराती हैं बड़ी साहिबा और उस कछुए की तरफ देख के बोलती हैं, वो कछुआ जो वो उस वक्त साफ़ कर रही थी, कहती हैं, बेटा काश कि ये कछुआ आज बोल सकता, अगर ये बोल सकता तो ये तुम्हें बताता कि इसकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो शायद ये कहना दुरुस्त हो कि एक शो से क्या हो सकता है, मगर मेरा मानना ये है कि आप दुनिया बदल सकते हैं विद 1 person at a time, 1 show at a time. That was my intention of doing this series of Ask Asma. The journey continues. जैसे मैंने आपसे कहा, मेरा सफ़र रुकने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा। ये आपको कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगा। You know where to follow me, खान अस्मा मुस्तफ़ा, सारे सोशल मीडिया फोरम्स पे, और चाहे वहाँ या कहीं और, बट सफ़र जारी रहेगा। आपने बहुत साथ दिया। मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करने की कोशिश की जो कि टैबू थे, जिनके बारे में ज़्यादा गुफ्तगू नहीं होती थी। थैंक यू फॉर ऑलवेज़ एक्सेप्टिंग, थैंक यू फॉर ऑलवेज़ गिविंग ऑनेस्ट फीडबैक। जो अच्छा नहीं लगा वो भी आपने बताया, जो अच्छा लगा वो भी बताया। मैं जिस स्क्रीन पे भी रही हूँ आप लोगों का साथ रहा है, और उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात रहेगी। खुदा हाफ़िज़।